Everyone, welcome to Net Economics classes. I am Priyanka and today we are going to start with part 34 of the lecture series of daily 10 questions. हम already दिसंबर 2013 का complete previous year पेपर with explanation कर चुके हैं और अब जो है हम वो स्टार्ट कर रहे हैं जून 2013 के पेपर 2 से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, दैट अंडर कोरनोट्स मॉडल ऑफ डिओपोली ईच डिओपोलिस्ट विल प्रोड्यूस्ड। कोरनोट ने जो मॉडल दिया था, डिओपोली का मॉडल दिया था, उसमें उसने क्या बोला था कि हर डिओपोलिस्ट क्या प्रोड्यूस करेगा। ए हाफ द आउटपुट, बी 1/4 ऑफ द आउटपुट, सी 1/6 ऑफ द आउटपुट एंड डी क्या है 1/3 ऑफ द टोटल आउटपुट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो कोरनोट ने ये जो मॉडल दिया था, पहली बात कोरनोट जो थे वो एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये मॉडल दिया था 1838 में। और कोरनोट ने जो ये मॉडल दिया था उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था दैट इफ टू फर्म्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट अंडर जीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि हमारी दो फर्म्स हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करेगी और ज़ीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे करेगी। अब हमें ये बताना है कि हर डिओपोलिस्ट कितना प्रोड्यूस करेगा कोरनोट्स मॉडल ऑफ डिओपोली में। हाफ करेगा, 1/4 करेगा, 1/6 करेगा या 1/3 करेगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। सो कोरनोट सॉल्यूशन इज अ टेबल इन विच ईच फर्म सेल्स 1/3 ऑफ द टोटल मार्केट डिमांड। हर फर्म जो है टोटल मार्केट डिमांड का कितना सेल करेगी, 1/3 आउटपुट जो है वो सेल करेगी एट ए कॉमन प्राइस। ठीक है, सो कोरनोट मॉडल कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड डिओपोली वेयर देयर आर मोर देन 2 सेलर। अब कोरनोट ने जो ये मॉडल है वो अपना एक्सटेंड किया और क्या बोला कि अगर 2 से ज़्यादा सेलर्स हैं, डिओपोली के अलावा अगर कोई और कंडीशन है तो क्या होगा। अगर 3 सेलर्स हैं देन द टोटल आउटपुट क्या होगा हमारा 3/4 ऑफ टोटल मार्केट एंड ईच फर्म विल सेल 1/4 ऑफ द टोटल मार्केट डिमांड। उसने बोला अगर 3 सेलर्स होंगे तो टोटल आउटपुट का कितना सेल होगा, 3/4 सेल होगा टोटल मार्केट डिमांड का, और हर फर्म जो है वो सेल करेगी 1/4 ऑफ द टोटल मार्केट डिमांड। और इसको इन्होंने एक फॉर्मूले से बताया 1/n+1 ऑफ टोटल मार्केट डिमांड, मतलब नंबर ऑफ सेलर्स जो हैं वो मार्केट में सेल करेंगे और ज्वाइंटली मिल के कितना सेल करेंगे, n/n+1 सेल करेंगे। अगर डिओपोली के अलावा मतलब 2 सेलर्स के अलावा अगर ज़्यादा सेलर्स हैं और वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो पूछा गया है वो डिओपोलिस्ट का पूछा गया है, तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। हम जो हैं वो कितना करेंगे 1/3 ऑफ द टोटल आउटपुट। किस मॉडल के अकॉर्डिंग, कोरनोट्स मॉडल ऑफ डिओपोली के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एज लॉन्ग एज द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट द इनकम इफेक्ट द लेबर सप्लाई कर्व इज। जब हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट किसे डोमिनेट करेगा, हमारे इनकम इफेक्ट को, तो हमारा लेबर सप्लाई कर्व क्या होगा, नेगेटिवली स्लोप्ड होगा, पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा, बैंड बैकवर्ड होगा या शिफ्टिंग टूवर्ड लेफ्ट होगा। हमारा सप्लाई कर्व का शेप कैसा होगा, समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो सबसे पहली जो बात है कि सप्लाई कर्व का शेप, अगर हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट काम करता है वो करता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन। द लेबर सप्लाई कर्व कैन स्लोप आइदर अपवर्ड और आइदर डाउनवर्ड। जो हमारा लेबर सप्लाई कर्व है या तो वो अपवर्ड होगा या फिर वो डाउनवर्ड होगा। अब समझते हैं कैसे। सप्लाई कर्व अपवर्ड कब होगा, द सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड इफ द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट। अगर हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है तो हमारा सप्लाई कर्व कैसा होगा, अपवर्ड होगा। और इफ द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट दैट इज, इसका मतलब क्या है, द वेज राइजेज इंडिविजुअली वर्क मोर बिकॉज द प्राइस ऑफ लेबर राइजेज। एक पर्सन है वो ज़्यादा वेजेस पे ज़्यादा काम करेगा क्योंकि उसके काम का उसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो वो अपवर्ड करेगा। अगर सिचुएशन आती है द लेबर सप्लाई स्लोप्स डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड कब होगा, इफ द इनकम इफेक्ट डोमिनेट एज द वे क्राइसिस इंडिविजुअल चूज टू वर्क लेस। इंडिविजुअल जो है वो काम कम करेगा, क्यों, क्योंकि अगर उसको लगता है कि मेरे को कम काम करने में, मतलब मैं कम टाइम में काम कर रहा हूँ, मेरे लिए इतने पैसे सफिशिएंट है, तो वो चला जाएगा डाउनवर्ड। अगर हमारा इनकम इफेक्ट डोमिनेट करता है तो हमारा लेबर सप्लाई कर्व कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। ये है हमारा लेबर सप्लाई कर्व, वो डाउनवर्ड होगा। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि अगर हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट करता है तो हमारा लेबर कैसा है, अपवर्ड है।
तो हमारा पॉजिटिवली स्लोप्ड मीन्स ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। अगर हमारा पूछा जाता कि इनकम इफेक्ट डोमिनेट कर रहे हैं तो हमारा होता नेगेटिवली स्लोप्ड, डाउनवर्ड होता तो हमारा आता आंसर नेगेटिवली। अब हमारा एक सिचुएशन आती है जब हमारी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इक्वल होता है इनकम इफेक्ट के, और अगर वो इनकम है तो हमारा लेबर सप्लाई कर्व जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, हमारे वाई एक्सिस के। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये जो हमारा लेबर सप्लाई कर्व है वो पैरेलल होगा किसके, वाई एक्सिस के होगा। और अगर हम तीनों डायग्राम साथ बनाए तो कैसा डायग्राम बनेगा, ये हमारा डायग्राम बनेगा। यहाँ पे तो क्या शो कर रहा है, जब हमारा इनकम इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। यहाँ क्या शो करता है, जब हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट करता है। और ये सिचुएशन कौन सी शो करती है, जब इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बैलेंस होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ वाई एक्सिस के पैरेलल, यहाँ नेगेटिवली स्लोप्ड, इस साइड जाएगा तो पॉजिटिवली स्लोप्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब आप सबको पता होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, जहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो डिफ्रेंसिएशन होगा, हमारा नॉन प्राइस कंपटीशन होगा। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब क्या होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब होता है कि हम प्राइस में कोई चेंज नहीं कर रहे, उसके अलावा हम कंपटीशन कर रहे हैं। मतलब हमने प्रोडक्ट के साथ मान लो कोई चीज़ फ्री में दे रहे हैं, बाय वन गेट वन कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें। थर्ड क्या है हमारा, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स और फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट। और फोर्थ क्या है हमारा कि फर्म्स क्या होंगी, इंटर डिपेंडेंट होगी। तो फर्म्स जो होती है वो इंटर डिपेंडेंट कौन सी मार्केट में होती है, वो होती है हमारी ओलिगोपोली मार्केट में, जहाँ पे जो है कार्टेल फॉर्म होता है। तो कौन सा ऑप्शन जो है हमारे करेक्ट होंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमारा प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होगा तो ए हमारा करेक्ट है। सेकंड हमारा नॉन प्राइस कंपटीशन होगा तो हमारा बी भी करेक्ट है। थर्ड हमारा लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है, एंड फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट है, तो हमारा थर्ड भी सही होगा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मीन्स हमारा ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो बेस्ड है किस पे, एजर्शन एंड रीजन पे। एजर्शन हमें क्या मिली है, मोनोपोली इज अ पेरेटो इनएफिशिएंट। जो मोनोपोली है वो पेरेटो इनएफिशिएंट है। और उसका जो रीजन हमें क्या गिवन है, इट वुड बी पॉसिबल टू चेंज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू मेक द अमाउंट ऑफ इनकम ही वुड बी प्रिपेयर्ड टू पे इन एक्सचेंज ऑफ रिडक्शन ऑफ प्राइस। कि अगर हमारे प्राइस में रिडक्शन होती है तो वो रेडी है इनकम के अमाउंट पे करने को टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है हमारा कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी क्या है हमारा, ए करेक्ट है, आर इनकरेक्ट है। सी क्या है हमारा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और डी क्या है हमारा, आर करेक्ट है और ए क्या है, इनकरेक्ट है। तो हमें पता करना है ये एजर्शन रीजन सही है गलत है, क्या चीज़ है। ठीक है, समझते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। सो मोनोपोली इज पेरेटो इनएफिशिएंट बिकॉज, वो पेरेटो इनएफिशिएंट क्यों होगा, बिकॉज आइदर द सप्लायर और द कंज्यूमर और इनफैक्ट बोथ पार्टी, मतलब सप्लायर भी और कंज्यूमर भी, कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट द अदर बीइंग मेड वर्स ऑफ। वो बेटर ऑफ हो सकते हैं बिना किसी को वर्स किए, बिना किसी चीज़ को कम किए हम जो है दूसरे की प्रोडक्शन कर सकते हैं। चाहे वो सप्लायर की बात हो, चाहे वो कंज्यूमर की बात हो। सप्लायर क्या करता है, दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए उसको एक गुड्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और कंज्यूमर क्या करता है, अगर उसको एक गुड्स परचेज करना है तो उसको दूसरे रिसोर्सेज को, दूसरे गुड्स को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्केयर्स होते हैं। अब यहाँ पे जो बात है वो है मोनोपोली पेरेटो इनएफिशिएंट होगा। तो हमारा एजर्शन और रीजन जो है वो दोनों ही हमारे करेक्ट है। एजर्शन का रीजन हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बिल्कुल सही बोला है कि हमें रिसोर्सेज ऑफ एलोकेशन में देखना पड़ता है कि हमें क्या करना है। सो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, दैट बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर क्या है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या गिवन है, इफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल does not change with any proportionate change in labor and capital, then the production function is। हमारे लेबर और कैपिटल में कोई प्रोपोर्शनेट चेंज आने से
हमारे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर और कैपिटल के प्रोपोर्शन में कोई चेंज ना आए, तो वो प्रोडक्शन फंक्शन हमारा कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है? ऑप्शन ए क्या है? लीनियर। ऑप्शन बी क्या है? नॉन लीनियर। ऑप्शन सी क्या है? होमोजीनियस। और ऑप्शन डी क्या है हमारा? होमोथेटिक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा कि कौन सा हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है वो बनेगा? लीनियर बनेगा, नॉन लीनियर बनेगा, होमोजीनियस बनेगा या फिर होमोथेटिक बनेगा? तो समझते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन। A production function is homothetic if marginal productivity of labor divided by marginal productivity of capital, मतलब इनका जो proportion है वो चेंज नहीं होगा with change in labor and capital। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ऐसा क्यों है। सो द कंसेप्ट ऑफ होमोथेटिक प्रोडक्शन, यहाँ पे होमोथेटिक आएगा, गलती से होमोथिएटर लिख दिया। होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टू आइसोक्वेंट्स, हम यहाँ बात करेंगे टू आइसोक्वेंट्स की। ये हमारा जो है वो डायग्राम बनेगा। ये यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस शो कर रहा है कैपिटल इनपुट को, और हमारा वाई एक्सिस शो कर रहा है कैपिटल इनपुट को, और हमारा एक्स एक्सिस जो है वो शो कर रहा है लेबर इनपुट को। ठीक है, यहाँ पे हमारा डायग्राम कैसे बनेगा? दैट द प्रोडक्शन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टू आइसोक्वेंट्स इन फिगर 1, ये हमारी फिगर 1 है। वी हैव टू आइसोक्वेंट्स। हमें क्या देखना है? हम कोई भी लाइन बनाते हैं, हम OA1 लाइन बना रहे हैं और OA2 लाइन बना रहे हैं, OB1 लाइन बना रहे हैं और OB2 लाइन बना रहे हैं। देखो कैसे बनाते हैं। ये हमने बनाई, यहाँ बनाई A1, यहाँ बनाई हमने A2, ऐसे ही हमने यहाँ बनाई B1, यहाँ बनाई हमने B2। हमने ये लाइन बना दी, ओरिजिन से बनाई। तो प्रोडक्शन फंक्शन होमोथेटिक कौन सी सिचुएशन में होगा? जब हमारा जो स्लोप है, ये हमने बनाए स्लोप, ये एक बनाया Q1, एक बनाया Q2। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आगे डायग्राम भी दे रखा है इसमें, वहाँ से समझ लेना आप लोग। तो स्लोप ऑफ Q1 Q2, क्योंकि डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है, ठीक है। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो हमारा स्लोप है, स्लोप ऑफ Q1 एट A1, Q1 एट A1 इक्वल होगा स्लोप ऑफ Q2 एट A2। इनका जो स्लोप है वो इक्वल होगा। दूसरी जगह अगर हम बात करें स्लोप ऑफ Q1 एट B1 एंड स्लोप ऑफ Q2 एट B2, ये हमारा इक्वल होगा। तो ये ही जो सिचुएशन है वो हमारी शो करती है होमोथेटिक सिचुएशन को। मतलब कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल के प्रोपोर्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हमारे लेबर और कैपिटल के प्रोपोर्शन में चेंज आ रहा है तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होता है। होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो हमारा बनेगा। इसके नीचे मैंने ये डायग्राम भी गिवन है, देखो सेम ये हमारा डायग्राम होता है कि हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं लेबर इनपुट, वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं कैपिटल इनपुट। हमने ओरिजिन से दो लाइन बनाई, A1, A2, B1 एंड B2। फिर हमने क्या दिखाया है यहाँ पे, स्लोप ऑफ Q1 एट A1 एंड स्लोप ऑफ Q2 एट B2, ये हमारे इक्वल होंगे। फिर हम कह रहे हैं स्लोप ऑफ Q1 एट B1 एंड स्लोप ऑफ Q2 एट B2, ये हमारे इक्वल होंगे। तो ये हमारा शो करता है प्रोडक्शन फंक्शन। और कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन? होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बेस्ड है वो है मैचअप पे बेस्ड। अब मैचअप में हमें दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है। लिस्ट 1 में हमारी थ्योरीज गिवन है, मॉडल गिवन है, और लिस्ट 2 में हमारे इकोनॉमिस्ट के नाम गिवन है। हमें मैच करना है। अगर देखो मैचअप के क्वेश्चन में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो चारों में से कोई एक ऑप्शन तो आपको दिमाग में आ ही जाएगा कि ये बात इस इकोनॉमिस्ट ने कही थी। जैसे अगर हम यहाँ पे भी एग्जांपल लें तो पेरेटो एफिशिएंट ने एजवर्थ बॉक्स बनाया था, तो एजवर्थ बॉक्स डायग्राम सबसे पहले किसने यूज किया था? वेल्फ्रेड पेरेटो ने। सो फोर्थ का जो है वो थर्ड आएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमारे ऑप्शन में देखो कि फोर्थ का थर्ड कौन से ऑप्शन में है, तो कौन से ऑप्शन में है? बी में है। तो मतलब बी के आने के चांसेस ज़्यादा है कि हमारा बी ही करेक्ट होगा। लेकिन इसको हम समझते हैं कि कैसे। सबसे पहले अगर हम देखें एजेंसी थ्योरी ऑफ फर्म, एजेंसी थ्योरी ऑफ फर्म के बारे में किसने कहा था, किस इकोनॉमिस्ट ने कहा था? MC जेनसन ने कहा था और मैकलिन ने कहा था। एक्स एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो एक्स एफिशिएंसी लिविंगस्टन ने की थी, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में बताया है। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन मॉडल के बारे में विलियमसन ने कहा था, इसके लिए भी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे रखी है। एजवर्थ बॉक्स के डायग्राम के बारे में वेल्फ्रेड पेरेटो ने कहा था, तो हमारा बी करेक्ट होता है।
इसलिए मैं हमेशा क्वेश्चन के साथ ये भी बताती हूँ कि ये जो मॉडल है वो किसने दिया, कौन से ईयर में दिया, ताकि आप लोगों को मैचअप में आसानी हो जाए। मैचअप के क्वेश्चन आप जब तक ये नहीं पता होगा मॉडल कब आया, किसने दिया, तब तक आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं, कहाँ तक याद रखोगे। याद करने का एक ही तरीका है, सिर्फ रिवाइज करते रहो, चीज़ों को रिवाइज करते रहोगे तो ज़्यादा आसानी होगी करने में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व एंड लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज। हमने पॉइंट बनाया, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के बीच में बताना है हमें और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के बीच में बताना है। अब हमें बताना है यहाँ पे शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कैसे होगा। ए ग्रेटर देन लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, बी लेस देन लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, सी इज फॉर अबव द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और डी क्या है, इक्वल्स लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। क्या होगा हमारा, क्या आंसर होगा हमारा करेक्ट। देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो क्या है, इट इज द एनवेलप ऑफ शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। जो लॉन्ग रन बनता है वो किससे बनता है, शॉर्ट रन से ही बनता है ना। अगर हम जो ये लॉन्ग रन का बनाते हैं वो सब किसका सम होता है, शॉर्ट रन का सम होता है। सो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या है, एनवेलप है शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व का। तो शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ऐसा क्यों, जो हमारी प्लांट की कैपेसिटी है वो डिफाइंड होती है कि कितना आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। सो प्लांट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द आउटपुट कोरोस्पोंडिंग टू मिनिमम पॉइंट ऑन द शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। हमारे प्लांट की कैपेसिटी डिफाइन है ना कि वो कितना आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। सो एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो टेंजेंसी के पॉइंट पे बिटवीन शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व एंड लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, जो हमारा शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व के जो है वो इक्वल होगा। अगर हम बात करें, हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट आते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हमें चारों सिचुएशन में पता होना चाहिए कि जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो स्लोप डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत बार बनता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की अगर हम बात करें तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो होगा डाउनवर्ड, और अगर हम डिस इकोनॉमीज की बात करें तो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होगा अपवर्ड। ठीक है, अगर हम एक्सटर्नल इकोनॉमी की बात करें तो एक्सटर्नल इकोनॉमी में हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होगा डाउनवर्ड, और एक्सटर्नल इकोनॉमी डिस इकोनॉमी की बात करें तो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होगा, इट शिफ्ट अपवर्ड। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट किसके इक्वल होगा, तो वो तो होगा हमारे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। लेकिन उसके साथ साथ आप इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज का भी नोट बना लो कि अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा, क्योंकि 110% ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। हम जब आगे करेंगे तब मैं आपको याद दिलाऊंगी कि हमने ये क्वेश्चन जो है जून 2013 में किया था। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So the equilibrium in market is incomplete with increasing return to scale only in the case of, जो हमारा इक्विलिब्रियम जो है मार्केट में वो इनकम्प्लीट होता है विद इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सिर्फ किस केस में होता है, ए हमारा इनपरफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट है, बी हमारा मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, सी हमारा परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट है और डी हमारा क्या है, नन ऑफ दीज। तो कौन से केस में होगा समझते हैं इसे। सो सबसे पहली बात, विद इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल द इक्विलिब्रियम इन ए मार्केट इज इनकम्प्लीट ओनली इन द केस ऑफ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट की बात करें तो फर्म का जो डिमांड कर्व है वो किसके पैरेलल जाता है, हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल जाता है। ये होता है हमारा एवरेज रेवेन्यू जो किसके इक्वल होता है, प्राइस के इक्वल होता है ना। तो इसी केस में क्या होता है, हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल सिर्फ कब आ सकता है, वो इनकम्प्लीट कब रहता है, सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन के केस में। तो ऑप्शन जो है वो सी हमारा करेक्ट होगा। अब चलते हैं हम आगे। 9th क्वेश्चन हमारा गिवन है, इफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट गिवन है, दूसरी हमें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट गिवन है, तीसरी हमें फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट गिवन है और चौथी हमें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट गिवन है। 4 तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट हमारी गिवन है। अब उसने जो बोला है वो क्या बोला है,
देन फुल एम्प्लॉयमेंट इज कंसिस्टेंट विद, जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो किसके साथ कंसिस्टेंट होगा, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, डिस्गाइज्ड के साथ, फ्रिक्शनल के साथ, स्ट्रक्चरल के साथ। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है किसके साथ होगा। समझते हैं इसको। तो ये जो है वो बात आई है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो दिया है वो किसने दिया है ये भी पता होना चाहिए। वो दिया है मिल्टन फ्राइडमैन ने। मिल्टन फ्राइडमैन ने ये थ्योरी दी है और इसके लिए इनको इकोनॉमी में अवार्ड भी मिला है, नोबेल प्राइज भी मिला है। सो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, द नॉर्मल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कंसिस्टिंग ऑफ, जो नॉर्मल रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का उसमें क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है प्लस फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड फुल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है इन केसेस को। किस केस को, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट होता है। अब चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे। इन केन्जियन इक्वेशन ऑफ एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, केन्जियन की इक्वेशन है, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस की बात की गई है। हमारी इक्वेशन गिवन है जहाँ पे हमारा जो सी है वो क्या बताता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ए 0 है वो हमारा क्या बताता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब हमारी इनकम जो है वो 0 है। बी हमारा जो है वो क्या बताता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताता है। ठीक है, अब हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो समझते हैं, 4 ऑप्शन गिवन है। पहला हमारा क्या है, एमपीसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो इंडिपेंडेंट है विद द लेवल ऑफ इनकम। बी हमारा क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी जो कंज्यूम है वो हमारी डिपेंडेंट है ऑन द लेवल ऑफ इनकम। सी हमारा क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल्स एज इनकम राइसेस। और डी हमारा क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। समझते हैं हम कि कौन सी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। तो केन्जियन की एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस जो है वो क्या सजेस्ट करती है, वो सजेस्ट करती है दैट एज इनकम इंक्रीजेस, जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे हमारी कंजम्पशन तो बढ़ती है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। मीन्स इनकम इंक्रीजेस, कंजम्पशन इंक्रीजेस बट एट डिक्रीजिंग रेट। तो केन्जियन जो है वो क्या बिलीव करते हैं कि जो रिच पर्सन्स होते हैं उनकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पुअर के कंपैरिजन में जो है वो लोअर होती है। ठीक है, फिर उन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सटेंड किया। पहले तो उन्होंने इंडिविजुअल की बात की थी, फिर उन्होंने अगर इकोनॉमी की बात करते हैं, पूरी नेशनल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो केन्जियन जो है वो ये आर्ग्यू करते हैं कि नेशन की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिपेंड करती है उसकी एब्सोल्यूट लेवल ऑफ नेशनल इनकम से। पर अगर ये जो बात है वो उसने कही है नेशनल लेवल पे, लेकिन यहाँ पे हमारी नेशनल मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नहीं पूछी ना, यहाँ पे हमारी पूछी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारी क्या होगी केन्जियन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पे अगर नेशन की बात की जाती, पूरी नेशनल इकोनॉमी की बात की जाती, तो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो डिपेंड होती हमारी एब्सोल्यूट लेवल ऑफ नेशनल इनकम पे। तो यहाँ पे जो हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है वो है बी। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ध्यान रखना और खुश रहना। थैंक यू एवरीवन।